प्रीलिम्स प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए PYQ थीम्स डिकोडर सीरीज आपको पता है मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं कुछ सेलेक्टेड थीम्स आपको बताऊंगा एंड सेलेक्टेड थीम्स को लेकर एक पेज का नोट बस दूंगा। उसी से आप सारे उन थीम्स पे क्वेश्चंस कर पाओगे। जैसे पहला जो थीम मैंने स्टार्ट किया था, मेजर क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स, इस चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में आप जाके देखोगे तो ये मैंने दिखाया था कि कैसे यूपीएससी इस थीम पे क्वेश्चन रिपीट किया आफ्टर 9 ईयर्स एंड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्सो एक पेजर नोट मैंने दिया था जो सफिशियंट है कि नेक्स्ट टाइम अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो आप इसे इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसी कड़ी में 21 जून सेकेंड टॉपिक है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये फेवरेट जो है टॉपिक है यूपीएससी का, ज्योग्राफी में इनफैक्ट। सो देखिए 2019 का ये क्वेश्चन है, ऑन 21 जून द सन, मतलब सन की जो प्लेसमेंट कह लो या अर्थ की जो अलाइनमेंट किस तरीके से ऑन 21 जून आपको बताना इन 4 ऑप्शन में। ध्यान देना ईयर्स कैसे ये रिपीट हो रहा है। फिर आफ्टर 3 ईयर्स इन 2022 इन द नदर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द, अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि किन मतलब मंथ के किस मंथ में एंड फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में ये बताना है, जून जून जुलाई जुलाई। ठीक है, देन आफ्टर 2 ईयर्स अगेन on June 21 every year which one of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours। कौन से out of these 4 latitudes sunlight जो है उसको मिलता है on 21 जून more than 12 hours। इतना सा नोट है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ऑल्सो एक कॉमन थीम पता चल गया जिस पे काम करना है, और डी डे से पहले डेफिनेटली इस पे काम करना है, और प्लस मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है 21 जून का सन का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सन। सन का ये रेज पड़ रहे हैं, आपको पता है ये इक्वेटर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। ठीक है, 23.5, ठीक है 23.5 इधर हम साउथ में कर सकते हैं, ये नॉर्थ है, एंड ये आर्टिक सर्कल है 66.5। अब देखो सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ रही है। ओके, और आपको पता है कि अर्थ जो है ना 23.4 डिग्री या 23.5 हम लोग पढ़ते हैं, ये अपने एक्सिस पे जो है झुका हुआ है। अब इस झुके होने की वजह से क्या होता है कि 21 जून को सन की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके से होती है कि आर्टिक सर्किल पूरा एक्सपोज रहता है, मतलब कि 24 आवर्स आर्टिक सर्कल पे जो ना सनलाइट आएगा, और जो अंटार्कटिक सर्कल है ना वो पूरी तरह से शैडो जोन में होता है क्योंकि ये झुका हुआ है, आपको दिख रहा है ना टिल्टेड। तो इस 24 आवर्स अंटार्कटिक सर्किल पे बिल्कुल सनलाइट नहीं आती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। ठीक है, तो इन दो जो लैटिट्यूड्स हैं उस पर 12 प्लस आवर्स सनलाइट होती है, नॉट ऑन इक्वेटर, ध्यान रहे। ओके, अब हम आते हैं इन नोट्स पे क्या है। नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून, समर सोलिस्टिस आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। और सेकेंड हाफ ऑफ द जून में आएगा ऑब्वियसली, फर्स्ट हाफ शुरू के 15 दिन होंगे, फिर जो नेक्स्ट हाफ होगा बाद के 15 दिन होंगे, एक मंथ में ऐसे ही ना एवरेज काउंट करते हैं। देन सन्स वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। डे नाइट फेनोमेनन देखा जाए तो आर्टिक सर्कल पे मिड नाइट सन मैंने बता दिया, सन बिल्कुल सेट नहीं होती है, अस्त नहीं होता है सन का, 24 आवर्स रहता है। एंड अंटार्कटिक सर्कल पे पोलर नाइट है, दैट इज सन बिल्कुल राइज करता ही नहीं है। और डे लेंथ की जहां तक बात की जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल पे समर सोलिस्टिस, मतलब कि फर्स्ट 21 जून को जो है लगातार धूप रहती है मोर देन 12 आवर्स। अब इसी को यूज करना है, बस इतना सा हमारे पास नोट्स है, इससे 3 PYQ हम सॉल्व करेंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्टिकल सर्कल, मतलब कि सन सूर्यास्त होती ही नहीं है ऑन आर्टिकल सर्कल। और हमने देखा ना आर्टिक सर्कल पे सूर्यास्त नहीं होती है, 24 आवर्स आपके जो है सनलाइट पड़ते रहते हैं। सो यहाँ पे हमें समय वेस्ट करना ही नहीं है, ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, हमने देख लिया था ना, उसे अच्छे से समझ लिया। देन सेकेंड क्वेश्चन में आइए कि लॉन्गेस्ट डे नदर्न हेमिस्फेयर में कब आएगा, 21 जून, जो कि सेकेंड हाफ है जून का। सो बी बहुत इजी है। एंड 12 आवर्स से ज़्यादा सनलाइट कहाँ होगी, किन लैटिट्यूड्स पे होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, दैट इज 2 और 4, इसका डी होगा। इतना सा नोट्स, थोड़ी सी एक्सप्लानेशन एंड 3 PYQs
एंड आपको एक थीम पता चल गया जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सो दिस इज़ माई वर्क। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हम 5000 प्लस मेंबर्स की फैमिली बहुत जल्द बनने वाले हैं एंड आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आपके लिए इस बार श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकले। ठीक है, एक और चीज़ है, ये मुझे दिखाना था। मतलब टू बी प्रिसाइज कहूँ तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं ना जो मैं डेली करेंटली में कवर करता हूँ, उसे सोचता हूँ कि बच्चों के साथ शेयर करूँ ताकि वो एक बार उसे देख ले, क्योंकि उन्होंने देख ही लिया करेंटली में, फिर भी एक बार देख ले एंड आप अगर चाहो तो उसे एक सेपरेट अपना चैनल बना लो, पर्सनल चैनल, और वहाँ पे इसे शेयर कर लेना। ऐसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर को लेकर मैंने कल ही पीवाईक्यू कराया था, डेट को लेकर कितना कर्जा होता है, फॉरेक्स को लेकर कितना उसका रोल है, तो वो हमारे सामने में कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था बिजनेस लाइन से, तो मैंने दिखाया था। तो भारत का भी कितना यूएसडी में जो है ट्रेड होता है और फॉरेक्स रिजर्व हमारा है, ये भी मैंने बताया। एंड देन यूएस डॉलर का ग्लोबल लेवल पे। सो पॉइंट इज ये हमारे लिए यूपीएससी इस पे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स बना के आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, परसेंटेज वाला जो हम जो कर रहे थे उसी के कंटेक्स्ट में ये है। देन वी हैव स्टेबल कॉइन्स, लगातार न्यूज में है, और मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक में या इकोनॉमी कह लो, इसमें एक टॉपिक जो है 2026 में मुझे श्योर शॉट लगता है, तो मैंने कुछ शब्दों में इसे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, जीनियस एक्ट, एग्जाम्पल, ठीक है, और क्या होता है, इसको पैक्ड किया जाता है विद द स्टेबल एसेट्स, तो यही है। ठीक है, सो ये आपको ये मिलता रहेगा, और ये हमारा चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी का 2026 का डेडिकेटेड चैनल, जो आपको इस वीडियो के लिंक में सेकेंड लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। ओके, सो यही है, हम चलते हैं फिर। ये दोनों नोट्स अगर होगा तो इसी चैनल पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फाइन, और 1 पेज इज इनफ, इसको आप लोग ना बिल्कुल अपने ऐड कर सकते हो, या कहीं पे आप एक पीडीएफ नोट्स बना सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहेगी। इन थीम्स पे लगातार क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। हम आते हैं आज के डिस्कशन पे। टोटल हम जो है 5-6 आर्टिकल्स देखेंगे, पीवाईक्यूज 4 से 5 करेंगे, एंड सारे पीवाईक्यूज जो हैं मतलब सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पीवाईक्यूज से मैं लिंक करके ही लाता हूँ। अननेसेसरीली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ है, कॉम्बैट जो है हमारा, कॉम्बैट ऑल इंडिया टेस्ट है जो आपको देना है ऑन 25 जनवरी। आप जल्दी से इसे लिंक को मतलब रजिस्टर कर सकते हो, एंड 24 प्लस सिटीज़ में आपको ये टेस्ट देना है, जैसे कि प्रॉपर यूपीएससी एनवायरनमेंट होता है, घर में बैठ के नहीं देना है। जिस तरह से आप स्कूल्स में जाके देते हो उसी तरीके का एनवायरनमेंट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको पेपर देना है एंड आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। पहला आर्टिकल है, कुकीजो काउंसिल रिटरेट्स डिमांड फॉर यूटी। आपको याद है 2025 में एक क्वेश्चन आया था, इसको कह लो एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा पॉलिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट में देखो, नोटिस करो, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मतलब फर्स्ट थिंग जो मैं कह रहा हूँ। देन फर्स्ट पार्ट को बोला गया है कि द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, और जो कैपिटल है एक फोर्ट के नाम पे रखा गया, अरुणाचल प्रदेश। देन नागालैंड में आ जाओ, द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नागालैंड एज ए स्टेट बनती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे बनती है। ठीक है, देन त्रिपुरा के बारे में है, इनिशियली अ पार्ट सी स्टेट, इट बिकेम अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956। पहले ये पार्ट सी स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी, बाद में इसको यूटी बनाया गया, एंड देन फिर बाद में इसको फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको 1 बाय 1 ये इसे अटेम्प्ट करना है। मैं बाद में इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा जब सारे क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे। अब मैं आता हूँ इस आर्टिकल पे, करंट में न्यूज़ में क्यों है, और थोड़ा सा हम बेसिक्स देखेंगे कि कैसे ये स्टेट्स जो है ना अभी के जो करंट एग्जिस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कैसे पहले यूटीज़ थे या एक्चुअली वो स्टेट ही थे, और किस तरह से यूटीज़ के थ्रू वो फिर बाद में स्टेट्स बने, इसे हम देखेंगे। पहले मैं आपको एक कंटेक्स्ट बता देता हूँ। आपको पता होगा 2023 से ही हमारा जो स्टेट है मणिपुर वो अनस्टेबल है। रीज़न है, देखो मणिपुर में 2 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, और मणिपुर को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जो मणिपुर का जो ये एक्सटीरियर पार्ट है ना, ये दिस वन,
ये हिली रीजन है, इसमें कुकी ट्राइब रहती है, ठीक है, कुकीजो। एंड जो ये वाला हिस्सा है ना, वैली है, दैट इज कैपिटल इम्फाल, इसमें मेटाई, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, ये ग्रुप रहती है। तो इनके बीच ना लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स अब कह सकते हैं हम। अब जो कुकीज है ना, वो बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट यूटी चाहिए, मतलब यूनियन टेरिटरी चाहिए, हम नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं मेटाईज के साथ। एंड उनके अकॉर्डिंग, कुकीज के अकॉर्डिंग, मेटाई को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है। सो इसीलिए हमें अपना एक सेपरेट यूटी चाहिए, ठीक है। 2 ट्राइबल ग्रुप हैं। अब हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्या हुआ कैसे हुआ, इन्होंने यूटी का डिमांड किया है, सेपरेट हमें यूटी दे दो। किसने? कुकी जो काउंसिल है। ओके, सो कुकी जो काउंसिल मणिपुर, सिंपल डिमांड फॉर द सेपरेट यूनियन टेरिटरी, एथनिक वायलेंस फेस करी है स्टेट, एंड ये सारी चीज़ें हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना समझो यूटी का डिमांड किया और आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है मणिपुर में। अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे पॉलिटिकली एग्जिस्ट, मतलब कि एज अ स्टेट एग्जिस्ट कर रही है अभी, कैसे, मतलब एक टाइमलाइन देखते हैं। असम जो है पहले से ही स्टेट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नागालैंड को बनाया गया 1963 में थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नाम था, मतलब नंबर था 13th था आई थिंक, और 16th, आई हैव मतलब कन्फ्यूज़न है, आप लोग बताना, 13th ही है मेरे हिसाब से। और ऑब्वियसली नागालैंड को देखो, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो हर ट्राइबल ग्रुप चाहता है कि उनको अपने अकॉर्डिंग जो है ना गवर्नेंस का मौका मिले, वो अपने हिसाब से एक सेपरेट उनको लोकेलिटी मिले, मतलब लैंड मिले, एंड उस लैंड में वो ट्राइबल ग्रुप सेपरेटली जो है एडमिनिस्टर करेगी। इस वजह से लगातार नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट स्टेट्स जो है एग्जिस्ट में आए। तो असम से नागालैंड निकला, और फिर नागालैंड जो है ना बाद में बनता है फुल फ्लेज स्टेट इन 1963, ठीक है। मेघालय जो है वो 1970 में एक ऑटोनोमस, शुरू में ऑटोनोमस स्टेट था, मतलब कि विद इन असम था मेघालय, ठीक है, बट फुल फ्लेज स्टेट नहीं था, मतलब खुद की लेजिस्लेचर थी, खुद की सारी चीज़ें थी, बट एक होता है ना फुल फ्लेज स्टेट कहना, नहीं था। 1972 में मेघालय को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। फिर मणिपुर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मणिपुर जो है वो यूटी बनता है 1956 में। आपको पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है, जिसमें 14 स्टेट्स होते हैं और 6 यूटीज बनाए जाते हैं, तो उसमें एक मणिपुर भी था। और बाद में 1972 में देखो यहाँ मेघालय, मणिपुर और एक और स्टेट है दैट इज त्रिपुरा, ये तीनों जो है ना बनते हैं फुल फ्लेज्ड स्टेट, ठीक है। और त्रिपुरा भी यूटी था। देखो एक चीज़ और मैं बताऊंगा फैक्ट अबाउट त्रिपुरा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। त्रिपुरा जो था ओरिजिनली जो CABCD करके पहले स्टेट को बांटा गया था बिफोर ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसमें सी जो ग्रुपिंग थी उसमें एज ए स्टेट एग्जिस्ट करती थी त्रिपुरा। फिर बाद में उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम में उसको यूटी बना दिया गया, एंड बाद में फिर अगेन 1972 में अलॉन्ग विथ मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को भी फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश, पहले इसे यूटी बनाया गया 1972 में, एंड फुल फ्लेज स्टेट ये बन के आती है 1987 में, ठीक है, गोवा के साथ। और कोई स्टेट था बता सकते हो? मिजोरम। मिजोरम 1972 में इसको बनाया जाता है यूटी, एंड 87 में विथ अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा ये बनती है फुल फ्लेज स्टेट। एंड सिक्किम के बारे में तो आपको पता ही है। आप लोग क्या एग्जैक्टली बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35 एंड 36 में मैंने बता ही दिया, अब क्या बताऊं। तो जो CA 36 है ना, इसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाता है सिक्किम को। सिक्किम वाज नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ना सिक्किम, ना गोवा, ना और भी जो पुडुचेरी, दमन एंड दीव, ये सब ओरिजिनली पार्ट नहीं थे भारत के, ये बाद में भारत के हिस्से में मतलब हमारे पार्ट बने, ठीक है। यही है, ये क्रोनोलॉजी थोड़ा समझाना था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था, सो दैट ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाओ, एंड आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। दिल्ली सरकार ने क्या किया, 87 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है इसको लॉन्च किया। अब आयुष्मान भारत से रिलेटेड ना क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है इन 2022। अब चलो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो।
With reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements. Private and public hospital must adopt it. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ध्यान रहे, इसको मस्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट हो या पब्लिक हॉस्पिटल्स. सेकेंड स्टेटमेंट, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली. तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की इसके थ्रू बात हो रही है, तो हर सिटीजन को इसे पार्ट बनना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, ये कह रहा है सेकेंड स्टेटमेंट. एंड इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री. अगेन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और मैड यहाँ लग सकता है, ठीक है. और थर्ड स्टेटमेंट जो है जेनरिक सा है, तो आप डिसाइड करो कौन सा सही है कौन सा गलत है. आते हैं हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में हमें जानना है, ये है हमारे लिए आज का टॉपिक. सो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किया और टोटल इस तरह से 319 हो गया. सिंपल एम है स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स होते हैं ना, उस पर बर्डन कम हो सके. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे आपको कोई सिंपल सा प्रॉब्लम हुआ, बुखार हुआ, ठीक है, आपके मतलब होता है ना स्टोमक में पेन हुआ, सर में दर्द हुआ, तो आप जाते हो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में. जब चीज़ें अब ख़राब होने लगती है ना किसी पेशेंट के साथ, तब वो जाते हैं हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी हो जाता है. हमें प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करना है. जल्दी से कोई अगर बीमारी है तो उसको हमें डायग्नोस करना है, जल्दी अगर उनका इलाज हो जाएगा तो फिर सेकेंडरी और टर्शियरी पे इतना लोड नहीं पड़ेगा, किसी को एडमिट नहीं होना पड़ेगा. जस्ट सपोज किसी को टीबी के सिम्टम्स दिखते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जाता है और उसे वहीं पता चल जाता है कि उसे टीबी है, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट उसकी शुरू होती है और उसको फिर एडमिट होना नहीं पड़ता है. जस्ट सपोज कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, तो क्या होगा कि इंसान पहले जाएगा, मतलब कि उसके पास एक्सेस ही नहीं है, और गरीब लोगों के पास तो और ज़्यादा एक्सेस नहीं है कि वो पीएचसी में जा सके, उसे प्राइवेट जाना पड़ता है, हॉस्पिटल प्राइवेट जो क्लिनिक्स होते हैं. तो शुरू में ही जब डायग्नोस हो जाता है ना प्रॉब्लम, तो हमें फिर बाद में हमारे लिए सीरियस इशू नहीं बनता है, ठीक है. तो बर्डन जो है सेकेंडरी और टर्शियरी पे नहीं आएगा. सो आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा भारत सरकार का कह लो एक तरह से इनिशिएटिव है. सो अर्लियर इसका नाम होता था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर. अगेन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को फोकस में रखा जाता था. एंड स्कीम जो है आयुष्मान भारत के अंदर आएगा. लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर है कि सर्विसेज क्या है, ओपीडी, जो जनरल ओपीडी आपको पता ही है, एसेंशियल मेडिसिन भी यहाँ मिल जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का भी यहाँ पे सर्विस मिलेगा, और सुई वगैरह भी जो इंजेक्शंस बच्चे को लगाए जाते हैं वो भी, इम्यूनाइजेशन, ठीक है. एनसीडी स्क्रीनिंग जैसे बीपी, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब भी, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. एंड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव केयर पे फोकस किया जाता है यहाँ पे. ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, लोअर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की है तो पैसे नहीं लगेंगे, लोगों के जेब से नहीं जाएंगे पैसे. एंड हॉस्पिटल जो है डीकंजेशन पे भी फोकस किया जाएगा, मतलब हॉस्पिटल क्या है जहाँ बहुत भीड़ लग जाती है तो उससे बचना है, ठीक है. एंड कवरेज अर्बन, रूरल एंड नेबरहुड लेवल एक्सेस, जैसे कि एक एग्जांपल था मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो भी फोकस करता था पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ केयर एक तरह का सेंटर था जो आपके घर के बगल में आपको प्रॉब्लम हुआ, जाओ आप डॉक्टर से मिलो और वो आपको बताएंगे आगे क्या करना है, ठीक है. तो यही है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसके बारे में है आपको समझना है. मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो इंडिया में है उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, सो दैट पॉकेट आउट एक्सपेंडिचर कम हो पाए एंड प्रिवेंटिव जो हेल्थ केयर है उसके तरफ हम फोकस करें, और बर्डन भी कम होगा ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो हॉस्पिटल्स हैं. आगे चलते हैं. थर्ड आर्टिकल, लगातार ये न्यूज़ में है एंड मैंने कई बार कहा है कि कुछ चीज़ें जो छूट जाती है ना उससे मैं कवर करवाता हूँ, ठीक है, चाहे एक दिन हो 2 दिन के बाद हो. तो शख्सगाम वैली, ठीक है, ये न्यूज़ में लगातार क्यों है न्यूज़ में, और भारत का क्या इंटरेस्ट है, उससे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है CAPF 2019 का. कश्मीर में, जम्मू कश्मीर या लद्दाख दोनों को इंक्लूड कर दो, तो आपके जो रेंजेस है ना उसको, उसकी जो नॉर्थ से साउथ पोजिशनिंग है ये आपको बताना है. ये आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं, आपको डिसाइड करना है इस क्वेश्चन में. CAPF 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो जल्दी से आप इसे सॉल्व कीजिए, हम आएंगे इस डिस्कशन में. इसमें कोई नोट्स में नहीं दूंगा, बस आपको समझा दूंगा लोकेशन. सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं शख्सगाम वैली है कहाँ. ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है,
इंक्लूडिंग लद्दाख। अभी ये पूरा भारत का है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैप में जो भी आपको दिख रहा हो ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है और रहेगा। लेट मी शो यू फर्स्ट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो भारत का ही हो गया, छोड़िए। सो ये चाइना के पास है, मतलब इलीगली कैप्चर किया 1962 में, इंक्लूडिंग दिस पूरा ये जो है। ठीक है, इन लद्दाख इनफैक्ट, सॉरी तिब्बत इनफैक्ट, उसको भी चाइना ने कैप्चर कर लिया। तभी तो दलाई लामा वगैरह हमारे हिमाचल में उनको शरण लेनी पड़ रही है फ्रॉम लास्ट 50-60 ईयर्स। देन वी हैव दिस रीजन जिसे पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर कर रखा है। देखो, आपको पता है जम्मू कश्मीर एक क्या हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट था बिफोर इंडिपेंडेंस, और ये पूरा रीजन जो है ना जम्मू कश्मीर के अंदर आता था। ये पूरा रीजन पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या होता है कि पाकिस्तान ना थ्रू द हेल्प ऑफ ट्राइबल्स एंड महाराजा जो रंजीत सिंह है उन्होंने भी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लेट किया था। ये पार्ट पूरा इंडिपेंडेंस के समय की बात कर रहा हूँ, ये सब हमारा था एट दैट टाइम। ठीक है, यहां से ये जो हिस्सा है ना वो चला गया पाकिस्तान के पास, ये पोर्शन। ओके, समझ आ गया? इसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल आपके सामने में, एंड दिस इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब मुझे एक चीज समझाना है कि 1950 कह लो उस समय का पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान ने इस पूरे रीजन पे, इधर वाले रीजन पे, गिलगिट बल्टिस्तान, या आज के समय में जो ये लोग आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं, हम कहते हैं POK है ये, तो इस पे कैप्चर कर लिया ट्राइबल्स के हेल्प के थ्रू, और पाकिस्तान आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व होगी। इसी दौरान ये वाला रीजन भी जो कि प्रिंसली स्टेट का पार्ट हुआ करता था, सक्सगाम वैली, ये भी चला गया पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने इसे इलीगली कैप्चर कर लिया। और ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता ही होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो सॉरी। सो हाँ, पाकिस्तान ने इसे इलीगली कैप्चर किया, एंड देन पाकिस्तान ने क्या किया 1963 में। पाकिस्तान पता है शुरू से ही चीन को अपीज करता आ रहा है, उसकी पॉलिसी रही है। रीज़न बिंग आपको पता ही होगा कि अपीजमेंट से उसे लगता है कि भारत के अगेंस्ट चाइना को यूज़ करेगा, एंड देन हेल्प लेगा, पैसे वैसे, अभी ये सारे रीजन्स हैं। सो 1963 में पाकिस्तान ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी एंड सक्सगाम वैली को दे दिया टू दी चाइना, जिसका भारत तब भी विरोध करता आया था एंड अभी भी विरोध करता है। अब इस रीजन को ना चाइना ने CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको अच्छे से यूज़ किया है, सो दैट चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके बीच में कनेक्शन बन सके। सो दिस हैज़ बीन एन इशू, और ये भारत के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल एज चाइना जो है CPEC की जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग कर रहा है, वो इस चीज़ को लेकर भारत हमेशा से ही वोकल रहा है एंड सवाल उठाता आ रहा है। सो जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था उसका पार्ट था सक्सगाम वैली। सक्सगाम वैली जो है नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का पार्ट है, बट इलीगली इसे ऑक्यूपाई पहले पाकिस्तान ने किया, एंड नाउ पाकिस्तान हैज़, नाउ नहीं 1963 में इसे हैंड ओवर कर दिया, पीस जेस्चर कह लो, फ्रेंडशिप जेस्चर कह लो, टू चाइना। ठीक है, यही है पूरा न्यूज़। ये जिनजियांग प्रोविंस है, ये तिब्बत है, ये आपका अक्साई चीन है जिसे चाइना ने कैप्चर कर लिया है इलीगली। हॉट स्प्रिंग, पैंगैंग तस्सो जो न्यूज़ में था, ये सारी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। बस यही है, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ? ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस समझना है। ये दो इम्पॉर्टेंट मुझे दिखे डेटा रिलेटेड इकोनॉमिक्स के, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो,
भारत जो है दुनिया में 3 ऐसे कंट्रीज हैं अभी जिसके साथ 100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड करता है। फर्स्ट वन इज़ यूएसए, जिसके साथ अभी 50% टैरिफ की वजह से खटास है। देन आई थिंक 130+ बिलियन हमारा ट्रेड है विथ यूएसए। देन चाइना 125-126 के अराउंड, एंड द थर्ड कंट्री इज यूएई, 100+ बिलियन है। अब आउट ऑफ दीज 3 कंट्रीज ओनली वन कंट्री जहां पे भारत जो है ना नेट कह लो, ट्रेड डेफिसिट कह लो, टू बी प्रिसाइज ट्रेड डेफिसिट जो है मतलब कि हम निर्यात जो करते हैं, हम जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उसके बीच का डिफरेंस। सो हम चाइना से हैवीली इंपोर्ट करते हैं और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सो चाइनीज़ कस्टम्स ने अभी डेटा जो रिलीज़ किया है, तो भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है मतलब कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 116.12 बिलियन ज़्यादा कर रहे हैं। और आउट ऑफ दीज 3 कंट्रीज जिसका मैंने अभी नाम लिया, बस इसी कंट्री के साथ, चाइना के साथ ही हमारी ट्रेड डेफिसिट मोर देन 100 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, ये मैंने पहली चीज समझाई। सेकेंड चीज है दैट इज कॉटन को लेकर। कॉटन जो है इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, और इंपोर्ट अभी बढ़ रहा है, वो भी एक इशू है, इसमें नहीं जाना है मैं। दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इंडिया है। फर्स्ट कौन होगा? अगेन चाइना, पीछा ही नहीं छोड़ रहा हमारा। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है और इंडिया है, दोनों को कंबाइनली मिला दो ना तो 50% से ज़्यादा दोनों कॉटन प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में। अब जब बात होती है कंज्यूमर की तो अगेन यहाँ भी चाइना फर्स्ट आएगा, भाई पीछा छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा ही, एंड सेकेंड में इंडिया आएगा। अब आप लोगों के लिए एक और फैक्ट है जो मैं बताना चाहूँगा, दैट इज़ गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। जो गुजरात और कह लो महाराष्ट्र बेल्ट है, सुटेबल है, आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट सॉयल है दैट इज़ ब्लैक सॉयल, ये कॉटन के लिए बहुत सुटेबल होता है। एंड जो एग्रो क्लाइमेटिक मतलब कि कंडीशंस हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात में सबसे ज़्यादा सूट करता है टू दी कॉटन जो है क्रॉप, एंड प्लस सॉइल भी है जो फ्रेंडली है। ठीक है, तो एग्रो क्लाइमेटिक में सॉइल भी इंक्लूड हो ही जाता है। तो मुझे यही समझाना था आपको, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है, 2021 का क्वेश्चन है। अब ये आर्टिकल बेसिकली जो ओशन में हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उसे कैसे सस्टेनेबली यूज़ करें और कैसे इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा इस सेंस में, इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, और बस मैरीन बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ बात नहीं हो रही है, साथ साथ स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, उस पर भी बात हो रही है। पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं इस आर्टिकल पे। इसको मैं जूम कर देता हूँ। सो मेरीन जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो यूज ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि अलगी, माइक्रोब्स, सीवीड। सीवीड आप लोगों को पता है, अलगी माइक्रोब्स में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीवीड आपको पता है कि सीवीड क्या है? ये भी एक मेरीन अलगी है, ठीक है, एंड ये रीच होता है बहुत ज़्यादा विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो फ्यूचर में इसका यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बेसिकली जो ओशन में या पानी में, ब्लू का यहाँ पे क्या मतलब होता है? कह लो सी वाटर, ओशियन वाटर, या कह लो इनलैंड वाटर, वाटर सिंपल समझो। ब्लू इकोनॉमी का तो यही मतलब होता है। तो उसमें जो रिसोर्सेस हैं, इट मे बी लाइफ रिलेटेड, जैसे कि हमने देखा अलगी, माइक्रोब, जिसमें जान है, मतलब लिविंग थिंग्स, और एक हो सकता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो सकता है? जो हमारे मेरीन जो है कह सकते हैं रिसोर्सेस में काउंट होगा, जैसे कि पॉलीमेटालिक न्यूड्यूल्स, सॉरी, जो हमने आपको अच्छे से पता होगा कि हमने एक्सप्लोर किया है, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डीप ओशन मिशन के अंदर। तो टू बी प्रिसाइज, मेटालिक भी हमारे पास सोर्सेस हैं, मतलब कि मिनरल्स हैं, और बायो तो है ही, मतलब अर्थ लिविंग थिंग्स वाले तो हैं ही। तो उसे जब हम सस्टेनेबली यूज़ करेंगे तो इसी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि ओवर एक्सप्लॉइट कर ले। ओके, सो मेरीन बायोटेक्नोलॉजी सिंपल मीन्स, इसका मतलब होता है यूज ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म, अलगी, माइक्रोब्स, सीवीड टू डेवलप बायो कंपाउंड्स, इंजाइम्स, बायो मटेरियल्स, फूड एंड मेडिसिन। बायो वर्ड लगा है ना, उसके बाद कुछ भी लगा दो, बायो फिल्म्स,
बायोफिल्टर्स, डाइवर्सिटी, ये सारे टर्म्स जाके आप अगर गूगल करोगे या आप PYQs वाले जो आपके CSE के PYQ वाले जो आपके PDF हैं उसमें अगर लिखोगे तो ये डेफिनेटली आपको दिखेगा कि कितनी बार यूपीएससी बायो उसका फेवरेट है। ठीक है, इसमें कुछ भी लगा दो। सो एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन माइक्रोग्रेविटी। आपको पता है माइक्रोग्रेविटी पे क्वेश्चन आया था कि कुछ मिशंस जो है भेजा जा रहा है एक्सियोम 4 एंड इस तरीके से 2025 का क्वेश्चन है। तो ये भी टर्म है जो क्या है माइक्रोग्रेविटी, मतलब जितनी ग्रेविटी हमें अर्थ पे लगती है ना उससे कम। ठीक है, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं इसी को कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। सो स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन माइक्रोग्रेविटी एंड रेडिएशन टू सपोर्ट ह्यूमन हेल्थ, फूड प्रोडक्शन एंड लाइफ सपोर्ट इन स्पेस, यही है स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। तो ये दो टर्म्स आप समझ गए, स्पेस में जो बायोटेक्नोलॉजी हम मतलब डेवलप करेंगे, ठीक है, बायो मटेरियल्स जो डेवलप करेंगे आफ्टर स्टडी, इसको स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में हम कंसीडर करेंगे। एंड मेरिन तो आपको पता ही है। सो क्यों ये मैटर करता है इंडिया के लिए फ्यूचर में? तो एक चीज आपको पता है, इंडिया का लोकेशन, मतलब फ्रॉम द 3 साइड्स कह लो हम पानी से घिरे हुए हैं। अब इसमें ब्लू इकोनॉमी का कितना बड़ा रोल हो जाता है कि कितना ज़्यादा हम सस्टेनेबली इन रिसोर्सेज को यूज़ करके जॉब क्रिएट कर सकते हैं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जस्ट लाइक द वे चाइना इज़ डूइंग। चाइना सीवीड्स के मामले में बहुत आगे है, ठीक है, EU कर रहा है, एंड वी हैव USA। दिस 3 कंट्रीज ना इसमें बहुत आगे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं और कैसे ग्लोबली लीडर बन सकते हैं। और हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है 3 तरफ से, इंडियन ओशन कह लो, ठीक है, इधर आपका अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, एंड देन इधर इंडियन ओशन पूरा। तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर, ये कितना एग्जैक्टली हमें देखना पड़ेगा, इन ए लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो तो पता ही है 200 किलोमीटर का जो रेंज होता है हमारे कोस्ट लाइन से, ठीक है। तो ये जिसमें हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी बट लो शेयर इन ग्लोबल मैरीन बायो आउटपुट्स, हमारे पास है तो बहुत रिच, एक्सेस तो हमारे पास बहुत है जो हमने यहाँ देखा, बट हम आउटपुट हमारा बहुत कम है। एंड ये रिड्यूस करता है प्रेशर ऑन लैंड, फ्रेश वाटर एंड एग्रीकल्चर। अगर हम फोकस कर दें टुवर्ड्स मैरीन बायोडाइवर्सिटी या बायो जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसे जब हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे सस्टेनेबली, तो ये हमारा जो लैंड के ऊपर जो हमारा प्रेशर है वो कम करेगा, फ्रेश वाटर जो है उसको जो हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी कम करेगा, इन एग्रीकल्चर तो है ही। और ये सपोर्ट्स लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, हम इस चीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेस मिशन जो हम भेज रहे हैं। ये बात है स्पेस बायोटेक्नोलॉजी की, दैट्स वाई दिस पॉइंट हैज़ कम हियर। तो हम स्पेस फ्लाइट्स की भी बात कर रहे हैं, तो हार्नेस करने की पोटेंशियल जो है अभी हमारे पास होने वाली है, ठीक है, ये जब मिशंस लॉन्च होंगे उसके बाद की बात है। अभी करेंट स्टेटस अगर देखें तो मेरीन बायोमास जो है ना, सीवीड प्रोडक्शन इज स्टिल मॉडेस्ट है, 770 के टन्स ही हम एनुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सीवीड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, इस पे भी शायद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबली। एंड इसका लोकेशन जो है सीवीड को लेकर एटलांटिक ओशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस इतना डेप्थ में हम नहीं जाना चाहेंगे अभी, कोई फ़ायदा नहीं है। भारत के कंटेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया इंपोर्ट सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक अगार, एलिगनेट्स एंड कैरागिनन, ये आप इसके प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो हम सीवीड जो है ना, इनफैक्ट इतना ज़्यादा हमारे पास कोस्ट लाइन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम इसे चाइना से ही लाते होंगे। इफ एफर्ट्स अंडरवे, हमने क्या किया है, हमारी सरकार क्या कर रही है? तो ब्लू इकोनॉमी, मैंने समझाया क्या होता है ब्लू इकोनॉमी। तो हमने ये लॉन्च किया है, मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करेंगे यूजिंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी, मैरीन रिसोर्सेज, बट इन अ सस्टेनेबल मैनर, इसी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। डीप ओशियन मिशन की मैंने बात कर ली है, जहाँ पे हम मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर हमारे जो है यूसेज के लिए। देन वी हैव बायो E3 पॉलिसी भी हमने लॉन्च किया, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी। यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। एंड इसरोज माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइक्रोब्स, एल्गी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम हार्नेस करने के लिए, किन चीज़ों को, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी को एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमने इन स्टेप्स को लिया है फॉर द फ्यूचर जो भी हम करने वाले हैं। सो ऑल टुगेदर यही है, कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा दिख जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और ब्लू
लग गया तो अब समझ जाना कि पानी से रिलेटेड है, इतना तो पता ही है, ओशियन वाटर खास करके। अब टोटल यही आर्टिकल्स हैं आज के, मैं थोड़ा सा इसको आंसर बता देता हूँ। ये फोर्थ क्वेश्चन का ब्लू कार्बन सिंपल होगा, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। ठीक है, ये अभी बताया ना, ब्लू टर्म अगर लगा हो तो समझ लेना यही। देन ये डेटा स्पेसिफिक है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, सिंपल है। सबसे पहले काराकोरम रेंज होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर जस्कार जो रेंज है, फिर पीर पंजाल, एंड देन लास्ट में शिवालिक है। ठीक है, हिमालय का थर्ड जो है। फिर इस तरीके से आप जा सकते हो। आया समझ? काराकोरम, ठीक है, देन लद्दाख, जस्कार, इस ऐसे टॉपिक्स पे इस तरह से जो नॉर्थ टू साउथ हमें करना होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं हिल्स को लेकर, ये हमें पता होना चाहिए। 2020 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी तर्ज पे, मुझे याद है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और सही करके आया था, और वो एनसीईआरटी में वो पिक्चर था, दैट्स वाई आई डिड इट। तो इसी में से वो निकल के आ जाएगा, अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे सही सही तो वो भी हो जाएगा। देन दिस क्वेश्चन यहाँ पे मैड लगेगा। सेकेंड का आंसर मतलब मैं बताऊंगा पहले कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ना, मस्ट अडॉप्ट इट, मतलब प्राइवेट और पब्लिक को मस्ट अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। थोड़ा हार्ड लाइन अप्रोच है, थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, तो हमारे हिसाब से ये गलत है। वैसे भी एग्जाम हॉल में मैं बैठूंगा तो करूंगा, और मैंने ये क्वेश्चन सही किया था 22 में, मुझे याद है। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। अगेन यहाँ भी आपको दिखेगा कि एक्सट्रीम वर्ड है, कि आपको होना ही पड़ेगा, आप हमें फोर्स कर रहे हो। अभी आपको याद होगा संचार साथी ऐप जो लॉन्च हुआ था, तो सबके लिए कंपलसरी कर दिया था कि आपको इसे इंस्टॉल, मतलब प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो है गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स दी थी टू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कि अब जो फ़ोन बिकेगा ना एक पीरियड के बाद 2026 में, तो हर एक फ़ोन में ये पहले से प्री इंस्टॉल होना चाहिए ये ऐप। फिर इसको लेकर प्रेशर बना फ्रॉम द अपोजिशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तो फिर सरकार ने उस स्टेप को पीछे ले लिया। तो अब ये वैसा ही है कि आपको एक तरह से फोर्स किया जा रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा। अगेन ये भी एक्सट्रीम है, तो जाएगा, फर्स्ट भी जाएगा, एंड इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ये तो बहुत ईजी चीज़ है, अक्रॉस द कंट्री सीमलेस पोर्टेबिलिटी आज के एज में, डिजिटल एज में, तो बहुत छोटी चीज़ है, तो ये बहुत जेनरिक है। तीसरा सही होगा और बाकी सब गलत है। ठीक है, बी होगा इसका। एंड पहला मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स। बिल्कुल, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ईटा नगर कैपिटल है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ईट वर्ड होता है, हम लोग बोलते हैं, कई लोग ईटा भी बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, तो ईट जहाँ भी होगा उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा मैड यहाँ भी लॉजिक लगेगा कि अगर किसी कैपिटल का नाम ईटानगर रखा गया है कि बहुत ज़्यादा ईंटें होंगी, और ईंटें होंगी तो फोर्ट्स बनने के चांसेस हाई होंगे। ये तो वैसे भी लॉजिकली सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में डाउट है कि 2 नेशनल पार्क है, कितने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे आंसर कर सकते हो। मेरे हिसाब से नामदफा एंड मॉलिंग जो है नेशनल पार्क है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी अरुणाचल में काफ़ी हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, इतना इजी नहीं होगा इसमें आंसर तक पहुंचना, मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहता हूं। अगर पता है तो ये स्टेटमेंट सही है। नागालैंड को लेकर मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थिंक 13 के बेसिस पे इसे 1963 में फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। एंड त्रिपुरा को लेकर भी बता दिया कि पहले पार्ट सी में हुआ करता था, फिर 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर पहले 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, फिर 1956 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और उसके बाद जो है इसको यूटी बनाया गया, एंड देन फिर बाद में त्रिपुरा को बताओ किस ईयर में? 1972 में फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। तो तीनों सही हैं। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखने में बहुत ईजी लगता है बट है डिफिकल्ट। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब देखो, मैंने एक चीज़ नई शुरुआत करी है। एक तो थीम्स के बेसिस पे 1 पेजर नोट्स मिलेगा, एंड आपको इतने ही नोट्स में 3-3 PYQ सॉल्व हो जाएंगे, और एक थीम भी पता चल जाएगा कि जो यूपीएससी लगातार देखो विद इन 6 ईयर्स 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, और बस इतना ही पूछ रहा है कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का क्या पोजिशनिंग है, कितना धूप कहाँ पड़ेगा, यही है थीम में, ज़्यादा डेप्थ में जाना भी नहीं है। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स हैं ना अर्थ के इंपॉर्टेंट 4-5 जो होते हैं,
उसी का, उस पर कितना धूप पड़ेगा, सन का क्या लोकेशन पोजीशन रहेगा, उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑयल बेंचमार्क्स का भी मैं बता चुका हूँ। सो यही है, इस तरीके से मैं और लाऊंगा और टॉपिक्स लाऊंगा। मेरे पास तो ढेर सारे पड़े हैं, मैं दिखाऊंगा मतलब। और इस वजह से क्या होता है ना कि प्रीलिम्स निकालना ईजियर है मेरे लिए, उसके पीछे का यही रीज़न है कि PYQ थीम्स पे मैंने बहुत काम किए हैं। एंड मैंने आपको वर्ल्ड मैप का भी बताया होगा, याद होगा कि कुछ थीम्स जो हैं जिस पे मैं कम समय में काम करता था और मुझे आउटपुट ज़्यादा मिलता था, मुझे बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड आगे भी जो मेरे प्रीलिम्स होंगे इन्हीं थीम्स बेसिस पे मैं प्रिपेयर करूंगा, मैट भी लगाऊंगा, बट इन थीम्स के बेसिस पे ही प्रिपेयर करूंगा। तो मेरे लिए चीज़ें बहुत सिंपलर हो जाती है, तभी मैं वो आदत आप लोगों के अंदर डलवाना चाहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इन क्वेश्चन को जो मैंने 4 क्वेश्चंस PYQ के करवाए हैं उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी अच्छी चीज़ें लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे थैंक यू लिखते हैं, मैं उनके नेम्स भी याद रख चुका हूँ। वी हैव सो मेनी, शिवानी राजपूत, ममता, एंड बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि पुष्कर भाई हैं, उजाला है, देन वी हैव प्रिया, फिर वी हैव सो मेनी, प्यासा, देन वी हैव, मैं नाम मतलब भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग। और कुछ नए मेंबर्स भी आए, उनके नाम मैं भूल गया हूँ, पर मैं आपके भी नाम ले लूँगा, ठीक है। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कल मिलते हैं फिर। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि अब ना किसी तरह अर्ली मॉर्निंग आना है, मतलब 8-9 बजे तक एटलीस्ट आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा और सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा मुझे लगता है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को भी अर्ली मॉर्निंग ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसके साथ साथ PYQ करेंगे, और उसके साथ साथ थीम्स भी जानेंगे और मैट भी लगाएंगे। एंड फिर मैंने कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है वर्ल्ड मैप को लेकर, जो थीम्स बताए थे। आपको याद होगा एक वीडियो आया था 30 दिसंबर के आसपास, तो कई बच्चे ये पूछते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैं मटेरियल बना रहा हूँ, एंड डेफिनेटली आपको मिलेगा। 1 बाय 1 मैं उसे रिलीज़ करूँगा, एंड कोशिश करूँगा कि पूरे 1-1.5 साल का जो न्यूज़ रहा है उसे सारे को कवर करके और ईजी वे में कम समय में वही थीम्स आइडेंटिफाई करके मेरा जो सिंप्लीफिकेशन वाला तरीका है वही आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम कल।